नमस्कार। 9/11 की घटना के आज पूरे 20 साल हो चुके हैं। ये विषय इसलिए हम याद आपको दिला रहे हैं कि आप ये एक बार विचार करें कि इन 20 वर्षों में दुनिया कितनी बदल गई। क्या 9/11 के बाद की घटनाएं 9/11 से प्रेरित होकर बदली, उसके सापेक्ष बदली, या वो ना होता तब भी ऐसा ही विश्व बदलता? और दूसरी कि उसके बाद अमेरिका ने जो ये एक युद्ध शुरू किया था, वो युद्ध किसके खिलाफ था? एक समूह के खिलाफ था, एक संगठन के खिलाफ था, एक विचारधारा के खिलाफ था, एक सरकार के खिलाफ था, किसके खिलाफ था? और 20 साल बाद आज जो रिजल्ट है वो अमेरिका के पराजय का इतिहास लिख रहा है कि अमेरिका के विजय का इतिहास लिख रहा है। और ये पराजय क्या सिर्फ अमेरिका की ही है या वास्तव में विश्व की संपूर्ण उदारवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील विचारधारा की है? ये विमर्श का विषय है। ये अलग बात है कि लोग इसे अपने अपने नजरिए से देखेंगे और उसको पेश करेंगे। पहले संदर्भ में मेरा जो एक दृष्टिकोण है वो ये कि 9/11 की घटना यदि ना होती तो दुनिया इस तरह से नहीं बदलती। क्योंकि 9/11 के बाद जिस प्रकार का एक संघर्ष शुरू हुआ और उस संघर्ष में अमेरिका ने जिस प्रकार से काबुल से बगदाद का रास्ता तय किया, वो गलत था। उसके परिणाम भी उसी तरह के आए। अल-कायदा हारा नहीं, वो कुछ समय के लिए हारा था, आंशिक तौर पर या टेम्परेरली। और आपने एक बूढ़े आतंकवादी को तो मार दिया, लेकिन उसके रक्त से जो पैदा हुए थे वो सुरक्षित हुए, वो विकेंद्रीकृत हो गए। और विकेंद्रीकृत होकर के वो या तो बहुत सारे संगठनों से रिकनेक्ट हुए या फिर वो स्वयं उन्होंने एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया। दूसरी बात, अल-कायदा के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे समूह थे, जैसे पाकिस्तान में आप लश्कर तैयबा को ले लीजिए, आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे, वो तो वैसे बने रहे, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। हिजबुल्लाह वैसे ही बना रहा, अल शबाब वैसे ही बना रहा, हमास वैसे ही बना रहा। तो फिर पराजित कौन हुआ? हां, इसके बाद देखिए अगर आप, तो अल-कायदा इस्लामिक इन मगरिब नया संगठन अल-कायदा में से निकल के बन गया, जिसका जवाहिरी नेतृत्व कर रहा था। आईएस अगर आप देख लें, जिसको आप दाइश भी कह सकते हैं या लिबान, ये अल-कायदा से कहीं ज्यादा क्रूर और विभत्स था। HTQ, ऐसे बहुत सारे संगठन उग पड़े और एक वैचारिक छद्म युद्ध प्रारंभ हो गया। और इस छद्म युद्ध का सबसे अधिक नुकसान उन देशों को हुआ जो उदार थे, जो लोकतांत्रिक थे, और सबसे ज्यादा फायदा उन देशों को हुआ जो कट्टर थे। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अर्दोगान इतनी हिम्मत नहीं जुटाता, वो इस तरह का टर्की का बदलाव ले आता। अगर ऐसा ना होता तो पाकिस्तान
अमेरिकी पैसे पर पल करके इतना मजबूत पट्टा नहीं बनता। अगर ऐसा ना होता तो चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को घेरने की एक कोशिश ऊपर से नहीं करता, सिर्फ एक अस्तित्व में नहीं आता। अगर ऐसा ना होता तो मुस्लिम ब्रदरहुड का राइज अप नहीं होता। ऐसा हुआ और पूरी दुनिया इस टेररिस्ट थ्रेट में जीने के लिए विवश हुई। तो ये 9/11 के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के विकास क्रम की एक बहुत आंशिक झलक है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? तब दूसरे पहलू पर आते हैं कि अमेरिका ने जिस युद्ध का आरंभ किया था वो किसके खिलाफ था? क्या वास्तव में एक संगठन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ध्वंस करने में सफलता अर्जित की थी, या वो संगठन उस विचारधारा का केवल एक फेस था जो विचारधारा सदियों से लिबरलिज्म के खिलाफ, मॉडर्निज्म के खिलाफ, ह्यूमन वैल्यूज के खिलाफ युद्ध कर रही है? अनचाहे में ही सही, पर जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे के मुख से ये जो वाक्य निकला था, वी आर रेडी टू क्रूसीफाई, ये सही था, क्योंकि लड़ाई विचारधारा की थी। और इस विचारधारा की लड़ाई केवल अलकायदा से लड़कर नहीं जीती जा सकती थी। इसकी जड़ें अलकायदा में नहीं हैं, इसकी जड़ें उन इंस्टीट्यूशंस में हैं जिनका पोषण करने के लिए अमेरिका भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। सऊदी अरब जिम्मेदार है, संयुक्त अरब अमीरात जिम्मेदार है, विशेषकर वो ऑयल कंट्रीज जो एक्सेस पेट्रो डॉलर जो है के जरिए मजबूत बनी, तो उनका तो कुछ हुआ नहीं। यानी उन इंस्टीट्यूशंस का कुछ नहीं हुआ जिनसे अलकायदा पैदा हुआ और जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया, हमला किया। तो जाहिर सी बात है वार इंड्यूरिंग फ्रीडम आ ही नहीं सकती थी, और इसलिए आपने अलकायदा को तो पराजित किया, लेकिन एक जो पाकिस्तान में तैयार हुई पौध थी तालिबान की, उसको आप नहीं हराए। वो पाकिस्तान में जेलों में बंद होने के नाम पर अतिरिक्त पोषण प्राप्त करती रही, और ये अतिरिक्त पोषण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे वो मजबूत बनी और फिर काबुल पर काबिज हो गई। लेकिन यहां पर भी एक विषय है, काबुल पर तालिबान का कब्जा फिर से एक वैचारिक विजय का परिणाम है। तालिबान तो एक फेस है, और वो वैचारिकी पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से समृद्ध होती रही, जिसके खिलाफ अमेरिका ने प्रतीकात्मक तौर पर युद्ध लड़ा था, जिसे सैमुअल हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। और यही विचारधारा अगर आप देखें तो अरब स्प्रिंग के बाद, चाहे वो लीबिया में हो, वो मिस्र में हो, वो ट्यूनेशिया में हो, तमाम देशों में विकसित हुई और आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सत्ता में भी आई, और अमेरिका ने वहां पर उनका समर्थन भी किया, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड कौन था? तो इसका मतलब अमेरिका जो है वो इम्प्योर, अपवित्र एक लड़ाई लड़ता रहा। पवित्रता के साथ उसने जो है उन शक्तियों के खिलाफ युद्ध नहीं किया जो शक्तियां विश्व के लिए खतरा बनी हुई है, दुनिया के उदारवाद के लिए खतरा है, दुनिया के लोकतंत्र के लिए खतरा है।
रही बात, आज ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका था वो पश्चिमी वैल्यूज को अफगानिस्तान पे थोपना चाहता था, इसलिए अब अमेरिका की विदाई के बाद अफगानिस्तान सही अर्थों में स्वतंत्र हुआ। उसके लोग ये तय करेंगे कि अफगानिस्तान कैसा बने। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कथन है। एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें यह था कि अगर इजराइल से यहूदीवाद को निकाल दिया जाए तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और पाकिस्तान से अगर इस्लामवाद को निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तालिबान से अगर रेडिकलिज्म को और टेररिज्म को निकाल दिया जाए तो तालिबान खत्म हो जाएगा। आप टेररिज्म से, आप रेडिकलिस्ट से, आप एक आतंकवादी सरकार से अगर ये उम्मीद करते हैं, अगर ये अपेक्षा करते हैं कि वो उन वैल्यूज को संरक्षित करेगी जो वैल्यूज सही अर्थों में अफगानिस्तान की हैं, क्योंकि अफगानिस्तान क्रॉस रोड्स ऑफ एशिया है फॉर द ट्रेड, और अफगानिस्तान हजारों ना सही तो सैकड़ों संस्कृतियों का एक संगम स्थल है, जो पूरे एशिया की संस्कृतियां हैं उनका, और उनका प्रतिनिधित्व कभी गांधार कला करती थी, बामियान में विराजमान मूर्तियां करती थी। तो तालिबान ने तो उन्हीं मूल्यों को अब तक खत्म किया जो अफगानिस्तान की प्योर वैल्यूज थी, पवित्र मूल्य थे। और अफगान कैसा चाहते हैं अफगानिस्तान बने, तो अफगानों ने तो तालिबान को बुलाया नहीं। यहां तक कि वो तालिबान जब से आए हैं तो किसी न किसी प्रकार से वो प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमता कितनी है, वो आतंकवादियों से कैसे लड़े। ये अलग बात है कि तालिबान भी डरे हैं। अगर डरे ना होते तो ये 33 आतंकवादियों की सरकार जो है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट, कार्यवाहक सरकार नहीं कही जाती, ये फुल फ्लेज्ड सरकार होती, ये पूर्ण अस्तित्व और पूर्ण शक्ति वाली सरकार होती। तो कहीं न कहीं से तो उस नवोदित मध्यम वर्ग से डरे तो ये भी हैं जो 20 वर्षों में पिछले अफगानिस्तान में पैदा हुए। अब तीसरा पहलू की आगे की राह क्या हो सकती है। तो मैं पहले कह चुका हूं कि अमेरिका ने एक वैचारिक युद्ध की घोषणा की थी, लेकिन उसने ये युद्ध नहीं लड़ा, और इसका परिणाम पूरे मध्य एशिया ने, दक्षिण एशिया ने, पश्चिम एशिया ने, यूरोप ने बहुत बुरी तरह से भुगता। और अगर आपको ये भरोसा नहीं है तो पोप बेनेडिक्ट के उन शब्दों को पढ़ लीजिए जिसमें लिखा था कि, कहा गया था कि यूरोप जो है वो खुद अपने विनाश की पटकथा लिख रहा है। वो उस फ्रांसीसी उपन्यासकार को पढ़ लीजिए जिसने एक पत्रिका के दफ्तर पर हुए हमले के संदर्भ में कहा था कि वो समय जल्द आने वाला है जब फ्रांस की संसद लोया जिरगा जैसी कोई संसद बनेगी, महिलाएं बुर्का पहन करके विद्यालयों में पढ़ने जाएंगी और कोई अमीरात जो है वो रूल करेगा। तो ये भय मिथ्या नहीं है, और जो इस भय को नजरअंदाज करते हैं वो इतिहास को देखने की ताकत गंवा बैठे हैं। उन्हें शायद इतिहास का भान नहीं है। इसलिए
युद्ध तो अभी शुरू होना है और उस विचारधारा को संरक्षित करने के लिए शुरू होना है जो उदारवाद का प्रतिनिधित्व करती है, जो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जो मानव मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जो सांस्कृतिक संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है। इस कट्टरता के खिलाफ, इस आतंकवाद के खिलाफ, इस रेडिकलिज्म के खिलाफ, और अगर नहीं करते हैं युद्ध तो फिर वो वैश्विक जिहाद का तो की घोषणा कर चुके हैं और आप सामान्य तौर पर उसको लोकतांत्रिक बना करके 2-0 कह करके उसकी जय बोलिए और अपने भविष्य के खंडहरों की गिनती शुरू कर दीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि ये लड़ाई कौन लड़ेगा, किस प्रकार से लड़ी जाएगी, ये तय किसी एक देश को नहीं करना चाहिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए तय होना चाहिए और इसमें सभी उदारवादी शक्तियां, वो किसी धर्म से संबंधित हों, किसी समुदाय से संबंधित हों, किसी संस्कृति से संबंधित हों, किसी विचारधारा से संबंधित हों, उनको एक साथ लेकर लड़नी चाहिए। तभी 21वीं सदी अपने अर्थों में सफल होगी, अन्यथा मुश्किल है। चुनौतियां बहुत सारी हैं। और एक बात और अंत में कह दूं कि जो लोग केवल तालिबान की काबुल विजय को भारत के खतरे से जोड़कर देखते हैं वो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि आज के दिन पे भारत को ऐसा कोई तालिबान से खतरा नहीं है जब तक कि तालिबान पाकिस्तान में किसी नया परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो जाता है। वास्तविक खतरा जो है वो मध्य एशिया को है, मध्य पूर्व को है, यूरोप को है, उसके बाद कहीं भारत का नंबर आता है। और भारत अपने आप में अभी समर्थ है, सक्षम है और आगे और मजबूत होगा, क्योंकि एक पटल पे भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है और अपनी जो उपादेयता है, अपनी शक्ति है, उसको सिद्ध किया है। इसलिए दुनिया को चिंता हमारी नहीं, दुनिया की करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये कैसे भारत के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लड़ा जाए और कैसे इसके बेहतर परिणाम लाए जाएं। एक वैश्विक शांति या शांतिमय एक विश्व जहां वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावनाएं हों, उनकी स्थापना हो सके। हालांकि ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, किसी को पहल तो करनी ही होगी। नमस्कार।